जय हिंद। आइए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर साइंस क्वेश्चन के यहाँ पे आपको रिकॉल करने वाले, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए बिना समय को गए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन ये कहता है कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वो स्थित होती है कहाँ पे होती है, तो मस्तिष्क ग्रंथि होती है। इसको पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, या फिर इसको मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है। इसका वजन जान लीजिए कितना ग्राम होता है, तो 0.8 ग्राम होता है। यह शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि के रूप में जानी जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि जिससे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। हालांकि यह परंपरागत बन गया है कि यही बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, लेकिन इससे छोटी भी एक होती है, याद रखें, वह पीनियल ग्रंथि होती है। 0.1 ग्राम उसका वजन होता है। तो पीनियल ग्रंथि जो कि वो भी मस्तिष्क में ही पाया जाता है, जो मस्तिष्क का बीचों बीच वाला भाग में होता है। ये पीनियल ग्रंथि होता है, जो इसका वजन 0.1 ग्राम होता है। और इसी से मेलाटोनिन जो है हार्मोन निकलती है, जिसके कारण क्या होता है कि आदमी को नींद के लिए उत्तरदायी होता है। मेलाटोनिन हार्मोन आपको याद रखना होगा। इससे बड़ी होती है ये पिट्यूटरी ग्रंथि, लेकिन एग्जाम में बार बार आपका यही पिट्यूटरी ग्रंथि ही आपको पूछा जाता है। जबकि मस्तिष्क का विकार का पता लगाने के लिए आपको पता है कि ईईजी का मतलब प्रयोग किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी कहा जाता है। जबकि हृदय के लिए आपको ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये होता है। आपको ये याद रखना होगा। जबकि मस्तिष्क का, तो मस्तिष्क में याद रखना होगा कि आपको हड्डियां कितना होती है, तो 8 होती है। कान में 6 होती है, तो 8 6 मिलाकर कितना हो गया, 14 हो गया। अब फेस में कितना होती है, 14 होती है, तो 14 14 कितना हो गया, 28 हो गया। और एक आपका हाइड बोन होता है, जो कि यहाँ फांसी वाला जो हड्डी होता है पास में एक टूट जाता है, जिसको हायड नाम होता है, उसका हायड नाम होता है, वह हड्डी होता है। तो याद रखना होगा टोटल 29 होता है आपका खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या। चलिए, जबकि मस्तिष्क का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हम लोग का रक्त दाब जो होता है, बीपी का नियंत्रण कौन सा करता है, तो ये अधिविक कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। तो यही बीपी के कंट्रोल करने का कार्य करता है। वैसे बीपी कितना होता है, तो हम लोग का नॉर्मल 120/80 होती है। तो इसको सिस्टोलिक कहा जाता है, 120 वाला को, 80 वाला को डायस्टोलिक कहा जाता है। अम्लीय चीज जब खाते हैं तो बीपी को बढ़ा देता है, और जब क्षारीय खाते हैं तो बीपी को क्या करता है कि घटा देता है। ये चीज आपको इसमें से ध्यान रखना होगा। यहाँ पे क्या है, आपको अधि वीक, और इसमें से अधि हटा देंगे और सिर्फ वीक मिल जाएगा। तो वीक मतलब हम लोग का किडनी होता है। किडनी की इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन होती है। फेफड़ा के एल्ब्यूली होता है। शरीर का इकाई सेल होता है, जबकि मक्का का इकाई जीन होता है। जीन का इकाई सिस्ट्रोन होता है। उत्परिवर्तन की इकाई आपको म्यूटोन होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हालांकि जो हमने बीपी आपको बताया 120/80 होती है, तो आपको बता देते हैं कि जब हम लोग का ये होता है कि हृदय 4 चेंबर का बना होता है, तो ये होता है। तो जब यहाँ से जब दाहिना आलिंद में जब आती है, तो उसका स्पीड कितना होता है, तो 80 होता है। जबकि यहाँ से बायां आलिंद से जब इसको जो बायां निलय से जब पंप की जाती है, तो वो 120 होता है। तो यही होता है आपका 120/80 होता है। पेस मेकर यहीं पे दाहिने आलिंद के पास में लगा दी जाती है, ताकि यह हर मतलब पेस मेकर इसको करंट देता है, जिसके कारण यह पंपिंग करता है, जिसके कारण से हृदय में क्या होता है कि ब्लड आ पाता है। अगर यह पंप नहीं कर देगा, हृदय में ब्लड नहीं आएगा, तो इसके कारण ही हार्ट अटैक हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि मानव शरीर में सबसे शक्तिशाली पेशियां कौन सी होती है, तो ये जबड़े की होती है। हालांकि सबसे मजबूत इसको हड्डी को ही जाना जाता है, जबड़े की हड्डी को। हमने क्या बोला आपको कि मजबूत के बारे में यह हड्डी होती है, लेकिन अब कठोर की बात करेंगे तो यहाँ प्रश्न में बदल जाएगा। कठोर जो हड्डी होती है, तो याद रखना होगा वह एनामिल होती है। सबसे कठोर मतलब इसमें कौन सा भाग होता है शरीर का, तो एनामिल होता है। क्योंकि आपने जो देखा होगा कि ये दांत होता है, ये दांत का ऊपरी वाला भाग ये जो चमकदार होता है, यही एनामिल होता है। यही कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट यानी कि CA3PO4 यही इसका फॉर्मूला होता है। तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है ये एनामिल, जो सबसे कठोर होता है। सबसे मजबूत हड्डी आपको जबड़े की हड्डी होती है। जबकि सबसे कमजोर अगर हड्डी की बात करेंगे, तो यहाँ पे गर्दन के पास में होती है, यानी कि कॉलर के पास में, तो वो कैल्विक हड्डी कहते हैं, जिसे चमकदार हड्डी या फिर ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। जबकि सबसे चौड़ी हड्डी कौन सी होती है, चौड़ी हमने बोला आपको, तो चौड़ी हड्डी के रूप में आपका पेल्विक हड्डी, जो कमर के नीचे होता है, तो वही पेल्विक हड्डी होती है सबसे। जबकि लंबी हड्डी कौन सा होता है, तो आपने जानता है सबसे लंबी हड्डी या मोटी हड्डी आपका फीमर होती है, पैर का होती है। और सबसे पतली हड्डी यानी और छोटी हड्डी होती है आपका स्टेपिज होती है, जो कि कान का होता है। तो इस तरह से आपको इसमें याद रखना होगा। और जबकि शिशु अवस्था में टोटल 300 हड्डियां होती है, जबकि बाल्य अवस्था में 208 होता है, और युवा अवस्था में 206 हड्डियां हो जाती है। और हड्डियों के लिए हमने आपको बता दिया कि कैल्शियम मतलब उसमें कैल्शियम और फास्फोरस रहते हैं, जो कि कैल्शियम फास्फेट के रूप में। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है यही ट्राई कैल्शियम फास्फेट होता है, PO4 होल 2। ये चीज आपको याद रखना होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि अथी आइरिस का कार्य क्या होती है। पुतली के मतलब अथी आकार को कंट्रोल करने का कार्य यही करता है, यानी कि प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने का कार्य ये उसका पुतली का ही होता है। क्योंकि ये जो मनुष्य का ये जो आँख होता है और ये मतलब ये आँख होता है, ये आपका उत्तल लेंस हो गया और ये आँख हो गया। तो यहीं पे आपका मतलब पुतली आइरिस क्या करता है, प्रकाश को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसके अलावा जो ये उत्तल लेंस है और यहाँ से ये कहाँ पर बनता है, रेटिना पे बनता है। रेटिना में ही आपको याद रखना होगा कि आपका शंकु और अथी छर होते हैं। तो शंकु आपके क्या करता है, प्रकाश की रंग को पहचानने का कार्य करता है, जबकि आपको छर क्या करता है, वह प्रकाश की तीव्रता को बारे में बताता है। और उसी तीव्रता को ये प्रकाश यही नियंत्रित ही करता है, पुतली ही आकार को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो लेंस की जो होती है मोटाई जो होती है, मोटाई या पतला या मोटा कर देना वह सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा ही आपको मतलब ये क्या कंट्रोल किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। उसी तरह से आँख में अगर दृष्टि दोष की अगर बात करेंगे तो 4 तरह के दोष पाई जाती है, 4 तरह का दोष होता है। एक निकट दृष्टि दोष, एक निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि अथी अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बाइफोकल लेंस मतलब उसमें दोनों लेंस होते हैं, उत्तल लेंस भी होते हैं और अवतल लेंस भी होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप बता देते हैं कि निकट दृष्टि दोष के होने के मतलब कौन कौन से कारण होते हैं। तो निकट दृष्टि अगर दोष की अगर बात करेंगे तो इस तरह से लेंस जब आती है तो इसमें से तो क्या होता है, निकट में ही कट जाती है। तो निकट में कट जाने से क्या होता है कि यानी कि इसका नेत्र गोलक का क्या होगा कि लंबाई का बढ़ जाना और फोकस दूरी का घट जाना, साथ ही साथ लेंस की मोटाई का मोटा हो जाना और क्षमता का क्या हो जाता है कि इसका बढ़ जाना, जिसके कारण यह निकट दृष्टि दोष होता है। इसी को उपचार के लिए इस तरह से अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और उसी तरह से अगर बात करें उसका एथी में, तो ये हमने निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया। उसी तरह से दूर दृष्टि दोष में आपको क्या होता है, तो दूर दृष्टि जो दोष में होती है तो उसमें क्या होती है कि जो प्रतिबिंबे जो बनती है तो वो रेटिना के पीछे जाकर बनती है। इस तरह से पीछे बनता है, तो पीछे बनने से क्या होता है, नेत्र गोलक का क्या होगा कि लंबाई का घट जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना, साथ ही साथ लेंस का पतला हो जाना, लेंस का पतला हो जाना और इसकी क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है, यानी कि घट जाना है। उसी कारण से ये हो जाता है आपका दूरदृष्टि दोष, जिसको उपचार के लिए क्या किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने आपको दोनों को बता दिया। उसके बाद अबिंदुकता बता दिया, बेलनाकार लेंस, जरा दृष्टि दोष के लिए आपने बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए, और उत्तल लेंस को याद रखिएगा, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सभी किरणों को एक जगह पे क्या करती है कि अभिसरित कर देती है, काट देती है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। और उत्तल लेंस मतलब एक प्रिज्म के तरह ही कार्य करता है, क्योंकि इसे कई भागों से जगह जगह से काट देंगे तो यह एक प्रिज्म का रूप ले लेती है। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है हम लोग का त्वचा का रंग जो होते हैं किसके कारण निर्धारित होता है, तो मेलानिन के कारण होती है। अगर मेलानिन की मात्रा ज़्यादा है तो व्यक्ति का रंग कैसा होगा, काला रंग का होगा। और मेलानिन की मात्रा अगर कम होगा तो याद रखना है कि उसमें वो व्यक्ति गोरा होता है, सफ़ेद होता है। तो हालांकि सफ़ेद होना यानी कि मेलानिन की मात्रा कम होना यानी कि कहीं ना कहीं एक संकेत है आपको मतलब कैंसर होने का, स्किन कैंसर। क्योंकि जब अल्ट्रा वायलेट किरणें जब आती है, अल्ट्रा वायलेट किरणें आती है तो इसके कारण से आपको चेहरा पर यह स्किन कैंसर देखने को मिलती है। और बात करते हैं शरीर का सबसे बड़ा अंग के रूप में, तो आपका त्वचा ही आता है। सबसे बड़ा अंग के रूप में ये त्वचा को जाना जाता है। चलिए, और सबसे मोटी थी त्वचा कहाँ पे पाई जाती है, तो पैर के तलवा में आपका सबसे मोटी त्वचा पाई जाती है। जबकि सबसे पतली त्वचा आपको कहाँ पे रहता है, तो आंखों के ऊपर जो होती है ना पुतली आपने देखता है, तो वहाँ पे आपका सबसे पतली आपका त्वचा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऊष्मा बहुत अच्छा मतलब अच्छा चालक है, कौन सा है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक के रूप में पारा को जाना जाता है। पारा का संकेत Hg होता है, जिसे अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। और पारा पीने से मीना माता रोग हो जाती है, जबकि नाइट्रेट की अधिकता से बुल्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। और आयरन की अधिकता से सिडोरोसिस होता है, कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग होता है। पारा और इसका एल्कोहल की अधिकता से सीरोसिस होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। और पारा हम लोग इसको एथी मरकरी एथी में थर्मामीटर में प्रयोग करते हैं। और यह एक अपवाद के रूप में है, धातु होते हुए भी यह द्रव अवस्था के रूप में रहता है। ये चीज़ आपको याद रखना गैपा मतलब। और जबकि पारा थी सीने बार से अयस्क से इसका अयस्क होता है, जिसका सोएथी किया जाता है। और पारा याद रखना है कि जब यह पारा किसी चीज़ को यह भिंगोता नहीं है। जब यह पारा को किसी केस नली में इस तरह से रखी जाती है तो याद रखना होगा कि मतलब उसमें पारा क्या होती है कि वह नीचे की ओर धंस जाती है। नीचे की ओर धंसने के साथ में यह कैसा बनाती है, तो यह अवतल बनाती है, आपको क्या सॉरी उत्तल बनाती है। जबकि पानी क्या करती है कि उत्तल बना देती है। और पारा क्या करता है कि आपको अधिक कोण का निर्माण करता है,
जबकि पानी जब ऐसे बीकर में रह जाता है तो वह न्यून कोण का निर्माण करता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। चलिए, जबकि पारा उत्पादन में स्पेन आपका देश है वह प्रथम स्थान पे है। और पारा अचानक अगर थर्मामीटर में नीचे की ओर अचानक से गिर जाती है तो याद आंधी तूफान आता है, जबकि धीरे धीरे नीचे की ओर गिरती है तो आपको बारिश होता है, जबकि धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है तो आपका मौसम साफ रहता है, मौसम साफ रहता है। और एकाएक अगर ऊपर की ओर मतलब चढ़ेगा, पारा एकाएक ऊपर की ओर चढ़ेगा तो आपको याद रखना होगा कि मौसम शुष्क हो जाती है। मौसम कैसा होता है तो शुष्क हो जाता है। और वायुमंडलीय दाब का मात्रक बैरोमीटर होता है। चलिए, तो वही होता है बैरोमीटर का ही पाठ्यांक, अचानक नीचे गिरना ऊपर उठना का। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है, तो क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। तो उसको क्या करता है कि मजबूती के लिए वो क्रोमियम मिलाया जाता है। तो अब बात करते हैं कि स्टेनलेस स्टील, तो स्टील में सबसे पहले स्टील के जान लेते हैं कि स्टील क्या होता है। यानी कि जो लोहा होता है, लोहा में कार्बन मिला देते हैं तो लोहा 99% होता है और 1% क्या होता है आपका कार्बन होता है। तो यही मिलने से क्या होता है कि स्टील का निर्माण हो जाता है। और इसको और मजबूती बनाने के लिए उसमें क्रोमियम मिला दी जाती है, निकेल बन जाती है। तो इस तरह से आप स्टेनलेस स्टील में आपको लोहा, क्रोमियम, निकेल आपको ये सब चीज और कार्बन ये मौजूद होता है। ये चीज आपको याद रखना होगा। जबकि स्टील उत्पादन में चाइना 1 नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पे आता है। चलिए, अगर जबकि क्रोमियम का अयस्क कौन सा होता है तो क्रोमाइट होता है। निकेल का अयस्क कौन सा होता है तो मिलेराइट होता है। तो उसी तरह हमने आपको पारा का बताया कि सीने बार होता है और सीसा का क्या होता है गैलेना होता है। गैलेना यानी कि पीबीएस होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऊष्मा का न्यूनतम संचालक कौन सा होता है, सुचालक के रूप में, तो आपको सूसा ही होता है। जबकि ऊष्मा को हम लोग किस रूप में मापते हैं तो कैलोरी में मापते हैं। जबकि ताप को हम लोग याद रखना है, ताप को हम लोग किस में मापते हैं तो केल्विन में मापते हैं। जबकि ऊष्मा को हम लोग कैलोरी में मापते हैं। शरीर का जो खाया पिया हुआ भोज्य पदार्थ वगैरह सब कैलोरी में ही मापते हैं। और कैलोरी में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो 2400 कैलोरी लेगा वह व्यक्ति मतलब गरीब नहीं है, और शहरी क्षेत्रों में आपको 2100 कैलोरी लेगा तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। तो ये गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी से ही होता है। और यहाँ पे आपने सीसा क्या करता है आपका उदर को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हालांकि यह शीशा है, नॉर्मल आप ये जो देखते हैं वो शीशा नहीं जिसमें आप चाहे चेहरा वगैरह, वो तो एक दर्पण है, उसे हम लोग कांच कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, कांच है। कांच एक तरह का क्या है कि वह मिश्रण है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या मतलब साधारण ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, वह कौन सा रहता है तो आयोडीन रहता है। और यह हाइड्रोजन ग्रुप का है। हाइड्रोजन ग्रुप किसको कहा जाता है तो 17 वाले वर्ग को कहा जाता है। 17 वर्ग वाला में कौन कौन से आता है आपको तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन आता है। तो इस तरह से आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन हो गया था। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे तो आयोडीन का। और आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है आपका घेंघा रोग हो जाता है, गर्दन के नीचे वह बड़ा सा एथी निकल जाता है। आयोडीन की यही कमी से होती है इसलिए। और नमक हम लोग जो एथी यूज करते हैं तो NaCl रहता है, यानी कि यह साधारण नमक हो गया। इससे क्या होगा कि खाने से आपका मतलब एथी घेंघा रोग हो जाएगा, क्योंकि इसमें आयोडीन नहीं पहले हुआ रहा करता था। लेकिन अब क्या कर जाती है इसमें मतलब इसमें से आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड डाल दी जाती है, यानी कि पोटेशियम और आयोडीन डाल दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि आयोडीन हमें युक्त नमक प्राप्त हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है आयोडीन से संबंधित में। चलिए, इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि हैलोजन ग्रुप में जो फ्लोरीन, क्लोरीन ये दोनों के दोनों गैस होते हैं। उसके अलावा ब्रोमीन जो होते हैं यह द्रव अवस्था में रहता है। यह अधातु होते हुए भी अभी अपवाद आता है ब्रोमीन का। और उसके अलावा ये आयोडीन हो गया और स्टैटिन हो गया, ये भी दोनों के दोनों ठोस ही होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हम लोग का मानव शरीर का सबसे बड़ा सा अंग कौन सा होता है तो त्वचा होता है, जो हमने आपको ऊपर की तरफ में बताया था। त्वचा का ऊपरी सतह क्या कहलाता है एपिडर्मिस कहलाता है। और उसके अंदर का भाग क्या कहलाता है आपको तो डर्मिस कहलाता है। और ये डर्मिस में ही सभी की सभी ग्रंथियां रहती है, जैसे कि आंसू जो पसीना वगैरह आता है, सीबम ग्रंथि हो गया, बाल वगैरह हो गया, ये सब ऊपर मतलब अंदर की तरफ में ही रहता है। और याद रखना होगा कि ये अंदर की तरफ बाल वगैरह ये सब उगता है तो उसी में। जबकि ऊपर का सतह क्या कहलाता है एपिडर्मिस। सबसे ऊपर वाला आपका हाथ का जो दिख रहा है वह एपिडर्मिस ही है। और उसका जो फील वगैरह करते हैं आप महसूस करते हैं, जबकि अंदर में है आपको डर्मिस है। डर्मिस वगैरह में ही सारी जो ग्रंथियाँ वगैरह ये सब कुछ पाई जाती हैं। चलिए, आगे की ओर बढ़ते हैं कि किस विटामिन की कमी के कारण हृदय घात हो जाता है तो आपको B1 की कमी के कारण हार्ट अटैक हो जाता है। यानी कि B1 का ही रासायनिक नाम है आपको थायमिन। अब B2 वाला को राइबोफ्लाविन, B3 वाला को नियासिन या निकोटिनामाइड कहा जाता है। और B5 वाला को पेंटाथेनिक, B6 वाला को पैराडॉक्सिन कहा जाता है, B7 वाला का बायोटिन कहा जाता है या फिर H विटामिन भी कहा जाता है। 12 वाला को आपको 12 वाला का साइनोकोबालामिन कहा जाता है। इसी को टोटल
को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि विटामिन के खोजकर्ता फंग था और उसका ए और बी वाला का मैकुलन था, सी का होलकर था, डी का हॉपकिंस ने खोज किया हुआ था। जबकि बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, बाकी ए डी ई और के ये वसा में घुलनशील हो जाते हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर में संचित रहते हैं ए डी ई के। और जबकि बी और सी हमारे जल में या पसीना के द्वारा या मूत्र के द्वारा या बाहर चले आ जाते हैं। तो ये बी और सी होते हैं। तो बी का हमने आपको बता दिया कि ये इसका मतलब थायमिन होता है, सी का एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, ए को मतलब रेटिनॉल के नाम से, डी को कैल्सीफिरोल, ई को टोकोफिरोल, के को फिलोकिनोन या फिर नेप्थोकिनोन के नाम से जाना जाता है। जबकि ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, बी1 की कमी से बेडी बेडी रोग होता है, सी की वजह से स्किरवी रोग हो जाता है यानी कि पायरिया हो जाता है, डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है बच्चों में और साथ ही साथ ऑस्टियोमलेशिया युवा अवस्था में हो जाता है। ई के कमी से आपका क्या होता है, नपुंसकता आ जाती है, जनन क्षमता में कमी, या के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का आपको नहीं जमता है। ये सब हमने जो था विटामिन से संबंधित हमने आपको रिकॉल कराया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा की किससे मापी जाती है। तो याद रखना विद्युत धारा अमीटर से मापी जाती है, अमीटर से मापी जाती है। और कि कभी भी अमीटर को क्या किया जाता है कि श्रेणी क्रम में ही आपको लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में ही शुरू में लगाया जाता है, ताकि इससे बहने वाली जो करंट होती है वह सभी के सभी इससे होकर गुजर सके, हमें माप सके। और उसके अलावा इसका प्रतिरोध की बात करते हैं तो इसका अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, तो निम्न होता है। उसी तरह से एक वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर को हमेशा याद रखिएगा समानांतर क्रम में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में लगाया जाता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है, एक उच्च होता है, उच्च होता है। उसी तरह से हम वोल्ट मीटर को अमीटर में भी बदल सकते हैं और उसके बाद अमीटर को वोल्ट मीटर में भी बदल देते हैं, क्योंकि एक शंट होता है, कि शंट यानी कि एक पतला सा निम्न प्रतिरोध का तार होता है। अगर हम उसको समानांतर क्रम में अगर प्रतिरोध अमीटर का जो है निम्न प्रतिरोध है, इससे उच्च प्रतिरोध लगा के हम अमीटर और समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तो समानांतर क्रम में जोड़ देंगे तो ऐसी स्थिति में यह अमीटर बल्ब के वोल्ट मीटर में बदल जाता है। जबकि वही हम लोग वोल्ट मीटर का क्या करते हैं कि निम्न प्रतिरोध लगाकर उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है वह कि अमीटर बन जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से रिकॉल हमने आपको करा दिया। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में आपका 98.6 केल्विन होता है। और यहाँ पे एक टेम्परेचर नापने के लिए हमने आपको बता देता है ताप से संबंधित एक C/5 बराबर F-32 बटा ये 9 बराबर K-273 और बटा 5 बराबर रीमर बटा 4, ये आपको होता है फॉर्मूला, आपको याद रखना होगा। किसी तरह से कि एक से दूसरे में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे से मतलब सी आपका सेल्सियस है, एफ क्या है आपका फॉरेनहाइट, के क्या है आपका केल्विन है, आर क्या है आपका तो रीमर है। ये शॉर्टकट है आपका यहाँ से निकालने के लिए। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये करता है कि वायुयानों के टायरों में भरने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। हीलियम गैस इसलिए प्रयोग किया जाता है कि गैसों में सबसे हल्का है, वह भी अक्रिय गैसों में। हमने आपको बोला अक्रिय गैसों में सबसे हल्का के रूप में आपको हीलियम ही आती है, जबकि सिर्फ गैसों में कहेगा हल्का तो हाइड्रोजन गैस हो जाता है, याद रखना होगा। तो ये अक्रिय गैसों में हीलियम होता है और ये क्या होता है विद्युत का ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है कि कुचालक होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन न प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर हाइड्रोजन करेंगे तो घर्षण से क्या होता है कि आग लग जाएगा, जिसके कारण तो वायुयान में दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए इसमें हीलियम का प्रयोग करते हैं। और यह हीलियम क्या होता है कि यह कुचालक है ऊष्मा का, इसलिए इस पर कोई घर्षण से ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण चक्का क्या होता है कि सुरक्षित रहता है। तो ये चीज़ें याद रखना होगा। और जबकि सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत में जो हाइड्रोजन मुख्य रूप से बाद में हीलियम में ही आपको बदल जाता है, और हीलियम के रूप में ही हमें वह ऊर्जा मतलब वह ऊष्मा हमें प्राप्ति होती है। तो ये चीज़ें याद रखना होगा हीलियम का। और हीलियम का ही एक ऐसा अपवाद है, अक्रिय गैस है, गैस मतलब क्योंकि इसके 12वीं कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सभी के मतलब वो अष्टक पूरा कर लिए रहते हैं, वो 8 उसमें देखने को आपको मिलेगा। हो गया तो हीलियम हो गया, उसके अलावा नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया और जेनन हो गया। ये सभी के सभी मतलब तो हीलियम को छोड़कर बाकी सभी में 8 आपको देखने को मिलेगा। हीलियम के खोजकर्ता कौन है, तो लोकियर है। हाइड्रोजन के कौन है, तो हेनरी क्वेंडिस है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन क्या होता है। तो इसमें तो याद रखना होगा कोई हाइड्रोजन होता है, हमने आपको बताया। और संलयन के यहाँ पे सिद्धांत करता है, सूर्य और तारों सभी में संलयन अभिक्रिया होती है, यानी कि इसमें से 2 हाइड्रोजन नाभिक 2 हाइड्रोजन मतलब आपस में मिलकर के
दो हाइड्रोजन मिलकर के आपको क्या पता है कि हीलियम का निर्माण कर देते हैं। तो ये हो गया आपका ड्यूटेरियम, ये हो गया ड्यूटेरियम, ये हो गया ट्राइटियम। यही मिलकर आपको क्या करता है कि हीलियम के नाभिक का निर्माण कर देता है, जिसके कारण यह संलयन अभिक्रिया होती है। तो बहुत सारा ऊर्जा होती है। और साथ साथ हाइड्रोजन बम भी आपका संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है, जबकि परमाणु बम जो होती है वो विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। जब नाभिकीय रिएक्टर वगैरह विखंडन अभिक्रिया होती है, जो कि नियंत्रित अभिक्रिया होती है। नोबेल गैसों के कौन सी वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो नोबेल गैसों में आपको यानी कि नोबेल गैस उसी को कहा जाता है जो कि मतलब हमने आपको बताया कि 18 जो वर्ग वाला है उसी को हैलोजन को ही हैलोजन कह रहे हैं उसको, उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ ये थी नोबेल गैस के नाम से, साथ साथ जीरो ब्लॉक का भी इसको वर्ग से नाम से जाना जाता है। तो ये रेडॉन जो है कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। जबकि अम्लीय वृष्टि का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। हालांकि सल्फर डाइऑक्साइड ही नहीं है बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड भी है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ संयोग करके क्या बना जाता है? तो आपको सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है, H2SO4 बना देता है, यही अम्लीय वर्षा। और साथ ही साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी क्या करते हैं? जल के साथ में संयोग करके क्या नाइट्रिक अम्ल बना देते हैं, HNO3। तो यही कारण भी होता है कि आपका मतलब ये भी दोनों अम्लीय वर्षा जब वह पानी का पीएच मान 5.6 या 5.5 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा होता है, जो कहीं न कहीं हमारे स्किन के लिए भी नुकसानदायक होती है और जो संगमरमर वगैरह होता है उसके लिए भी नुकसान होता है। इसीलिए फैक्ट्री से निकलने वाले ये सो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण वहाँ पर क्या होता है कि ताजमहल के आसपास में फैक्ट्री को बंद करा दिया गया, क्योंकि यह एक धरोहर था, विश्व धरोहर, जिसके कारण वह नष्ट हो रहा था। इसके कारण यह एक्शन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर जो वायरस होता है एक तरह का क्या है? वह सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम ही होता है, जो कि एक गलत तरीका से वह बनाया गया रहता है दूसरे सिस्टम को वह स्लो करने के लिए नहीं, बल्कि उसके सारे सिस्टम को मतलब वो हैक करके अपना सिस्टम उसमें चालू करने के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। जबकि उसमें जो चिप होता है वो आईसी वह सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन उसमें से जो सिलिकॉन का बना हुआ होता है कंप्यूटर का। हालांकि अभी बात किया जाए कंप्यूटर में, अभी सुपर कंप्यूटर आ गया है और सुपर कंप्यूटर में अगर विश्व का नंबर 1 पे है तो अमेरिका का आपको याद रखना होगा। उसको नाम है एक जो कि एरियन अभी जो कि है मतलब सबसे एक नंबर पे आपका अमेरिका का है। दूसरा नंबर पर फूगाकू है जो कि जापान का सुपर कंप्यूटर है। हालांकि कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है पिता के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो ट्यूमर का उपचार करने में पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो ये भी कैंसर के इलाज में किया जाता है। सोडियम 24 का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो आपको रक्त का थक्का का पता लगाने के लिए। और जबकि आयोडीन 53 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये आयोडीन का जो होता है तो ये आपको जो थायराइड ग्रंथि वगैरह की इसके उपचार के लिए किया जाता है। और कार्बन याद रखना, कार्बन 14 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कार्बन 14 ये आपका जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए, लकड़ी, पेड़ पौधों, जीवों के अवशेष वगैरह इसके लिए किया जाता है। जबकि यूरेनियम 235 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका पृथ्वी की चट्टान मतलब ये पृथ्वी की आयु, चट्टान, पर्वत, पठार ये सब का आयु का ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हम लोग का कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो एक समान ताप को बनाए रखना इसके लिए कार्य होता है। और इसमें CFC मतलब होती है यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। इसका फार्मूला होता है CCl2F2 होता है। CClF2 यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो कहीं ना कहीं आपको पराबैंगनी की मतलब ये क्या करता है कि ओजोन परत को, लेयर को नुकसान करने का कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से ही संबंधित है। इसको हाइड्रोकार्बन विजन से, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? इसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, अन्य 1 2 3 तत्व उसमें मौजूद रहते हैं, उसे ही कहा जाता है हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और हाइड्रोकार्बन में से याद रखना ये ग्रीन हाउस गैस है। इसके लिए प्रोटोकॉल भी बनाया गया था। इसका क्योटो प्रोटोकॉल बना हुआ है कब? 1997 में। हालांकि यह प्रभावी हुआ था 2005 में, यह प्रभावी हो गया था। तो यह क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस से संबंधित है। क्योटो शहर कहाँ पे आपको मिलेगा? तो याद रखना क्योटो आपको जापान शहर में मिलेगा। उसी तरह से ओजोन के परत को भी नुकसान से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना हुआ है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब बना है? तो याद रखना है तो 1987 में यह बना हुआ है। जबकि 89 में क्या हुआ था? यह प्रभावी हो गया था। और वियना प्रोटोकॉल, ये भी वियना प्रोटोकॉल कब है? 1985 में। ये भी ओजोन से संबंधित ही बना हुआ है, यानी कि ओजोन लेयर से संबंधित में। अब बात करते हैं यहाँ पे हमने आपको बताया मॉन्ट्रियल शहर कहाँ पे पड़ता है? तो आपको कनाडा में पड़ता है। ग्रीन हाउस गैसों के इफेक्ट में कारण आप देख रहे हैं कि दिन
पर दिन जलवायु परिवर्तन से क्या होता है कि बर्फ वगैरह पिघलने लगा है, और अंटार्कटिका वाला जो क्षेत्र है हम लोग का यहाँ पे वाला दक्षिणी जो ध्रुव के पास में काफ़ी ज़्यादा पिघल जाएगा, जिसके कारण संकट हो सकता है। इसलिए इसको याद रखें। और ग्रीन हाउस गैस में यानी कि मुख्य रूप से इसको उत्तरदायी कौन से होते हैं, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। इसके अलावा इसके अलावा CH4 जो होता है कि ये मेथन होता है, ये भी इसके लिए उत्तरदायी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। डॉप्सन इकाई किसके लिए किया जाता है, तो डॉप्सन जो होती है आपका मतलब ये आपको मतलब तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हो गया ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग करते हैं। ओजोन का मतलब जो होती है फार्मूला O3 होता है, और ओजोन के क्या होता है कि ये होता है कि ओजोन वाला में आपको एक मतलब आपको यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड इसमें पाए जाएंगे, और इसमें एक क्या होता है, इसमें पाई बॉन्ड पाया जाता है। तो 2 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड ओजोन में पाया जाता है। इसका फार्मूला O3 होता है। ये ऑक्सीजन का अप्रूफ है, और क्या करता है कि ये ओजोन की परत को मोटाई के मापने में प्रयोग किया जाता है। और बात करना है कि यहाँ पे चूंकि ओजोन का गैस कैसा होता है, तो सड़ी हुई गैस की मछली के समान होती है। और ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है, तो समतापमंडल में आपको पाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि ओजोन परत सबसे मोटी परत आपको ओजोन परत थी, वह समताप मंडल में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का इधर की तरफ आते हैं। तो बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में बहुलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ मतलब वस्तु के वगैरह शीशा वगैरह यहाँ से लेकर कपड़ा के लिए ये बहुलक में आपको पॉलीकार्बोनेट से होते हैं, जो कि काफ़ी उसको मजबूती प्रदान करता है। स्वचालित ईंधनों में हो मतलब हिम निरोधी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मेथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे पेट्रोल वगैरह ये क्या होता है कि उसमें जम जाता है, बहुत जल्दी जम जाता है, जिसके कारण वह इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता है। इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर बर्फीला जो क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा होता है, जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चले जाता है, वहाँ पे मेथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है, CH3OH होता है। ये होता है मेथेनॉल का प्रयोग होता है। उसी तरह से आजकल मतलब ये थी एक गैसोहॉल भी हो गया, यानी कि पेट्रोल में 10% को, यानी कि हम लोग पेट्रोल में 10% क्या करते हैं कि एल्कोहल मिला देते हैं। एल्कोहल यानी कि C2H5OH यही होता है। तो इसमें से एल्कोहल मिला देते हैं, तो वह गैसोहॉल हो जाता है, जो वह भी कहीं ना कहीं हिमरोधी क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। और मेथेनॉल के अगर अगर डायरेक्ट आप पी लेंगे, तो इससे क्या हो जाता है, आपको क्या होगा कि अंधापन आपको ऐसी हो जाएगा। ये मृत्यु का कारण भी आपका मेथेनॉल ही है। कच्चे फलों को पकाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस और एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो एसिटिलीन गैस जो है C2H2 इसका फार्मूला होता है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड यानी कि मतलब ये बंधन पाया जाता है 2 कार्बनों के बीच में। तो इस तरह से 1 सिग्मा और इसमें 2 पाई बॉन्ड पाया जाता है एसिटिलीन में। और ये फलों को जमीन पर हम लोग पकाते हैं, जिन्हें हम लोग कार्बाइड आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। जबकि यह जो एथिलीन है, एथिलीन का फार्मूला होता है C2H4 होता है, और यह एल्कीन ग्रुप का समूह है। इसमें डबल बॉन्ड 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये जो होता है पौधा को फल पे मतलब पेड़ के ऊपर ही फल को पका देता है, वह है आपको एथिलीन गैस ही है, जो कि एक गैस है जो कि हार्मोन के रूप में पाया जाता है प्रकृति में मुक्त अवस्था में। और ये एसिटिलीन आपको जमीन पर लाते हैं, तो उसके साथ ही गैस वेल्डिंग में भी एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान में रखना होगा। और ये जो हमने आपको बोला एथिलीन, ये पौधा के ऊपर ही मतलब फल को पका देता है। उसकी तरह से पौधा का और भी हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि आपका फ्लोरिजेंस होता है, मतलब एथी होता है, वो फूलों को खिलाने का कार्य करता है। साथ ही साथ आपको ट्राउमेटिन होता है, जो घाव को भरने का कार्य करता है, ट्राउमेटिन। इसके अलावा जिब्रेलिन्स पौधा को लंबा करता है, और ऑक्सिन्स हार्मोन वह पौधा के वृद्धि को नियंत्रित करता है। जबकि एब्सिसिक एसिड वह वृद्धि रोधक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ हार्मोन्स आपको पौधा का याद रखना होगा। ट्राउमेटिन घाव भरने में, जिब्रेलिन्स लंबा करने में, साइटोकाइनिन एक होता है, साइटोकाइनिन होता है जो को पौधा को मतलब कोशिका विभाजन में कार्य होता है। और उसके अलावा और यहाँ पे आपको एब्सिसिक एसिड जो वृद्धि रोधक है, और ऑक्सिन हार्मोन जो कि पौधा को वृद्धि को कंट्रोल करने का कार्य करता है। और ऑक्सिन हार्मोन के कारण यह पत्तियां सूरज की ओर झुक जाती हैं। और चूंकि हमने आपको बताया यहाँ पे कि ये है एथिलीन आपको एल्कीन ग्रुप का है, जबकि ये एसिटिलीन एल्काइन ग्रुप का है। तो आपको हम फार्मूला बता देते हैं, मतलब वो हाइड्रोकार्बन में 3 तरह के वो आपको देखने को मिलेगा, एक एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हो गया। तो एल्केन वाला में आपका सूत्र होता है वह CnH2n+2, यानी कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की दुगुना संख्या से 2 अधिक हो जाती है। और एल्कीन में आपका फार्मूला होता है CnH2n, यानी कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगनी रहती है, और जबकि एल्काइन वाला में 2 घट जाती है, यानी कि CnH2n
-2 होता है। तो ये होता है आपका एल्काइन में। उसी तरह से इसमें सिंगल एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और एल्केन वाला में sp3 परसंकरण मिलता है, एल्कीन वाला में sp2 इसमें परसंकरण होता है, जबकि एल्काइन वाला में sp सिर्फ परसंकरण आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से अगर आपको एल्केन वाला में देखेंगे हमेशा तो इसमें सिग्मा बॉन्ड ही बनते हैं, इसमें पाई नहीं बनते, जबकि एल्कीन वाला में एक सिग्मा और एक पाई आपको देखने को मिलेगा। और एल्काइन वाला में आपको यहाँ से हो जाता है कि एक सिग्मा और 2 पाई हमेशा इसमें उपस्थित रहते हैं। किसी तरह से, क्योंकि एल्केन का ही आपने नाम आपने जानता है कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, मतलब एक कार्बन वाला को मेथेन, दो वाला को मेथेन, दो वाला को एथेन, 3 वाला का प्रोपेन, 4 वाला का ब्यूटेन, 5 वाला का पेंटेन, 6 को हेक्सेन, 7 वाला के सेप्टेन, 8 वाला के ऑक्टेन, 9 वाला को नॉनेन, 10 वाला को डिकेन। तो इस तरह से ये कार्बन की संख्या के आधार पर बन जाता है। तो इस तरह जैसे कि प्रोपेन, तो उसको तीनों रूप में बदलते हैं, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटाइन। उसी तरह से पेंटेन, पेंटेन, पेंटाइन। तो इस तरह से अगर आप बदलते होंगे तो आपको इसमें आप पढ़े होंगे इंटर वगैरह में, तो आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे हमने जहाँ तक कोशिश था हमने आपको क्लियर करने की कोशिश किया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो आपको यहाँ पे इथाइल एल्कोहल बनता है। इथाइल एल्कोहल यानी कि ये C2H5OH, इसको ही शराब आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। और ये शक्कर में, और शक्कर में जो मीठापन होता है वह मतलब आपने फ्रक्टोज के कारण ही होता है, और फलों का भी मीठापन फ्रक्टोज के कारण ही होता है। और शक्कर को क्या कहा जाता है हम लोग, शुगर मतलब सुक्रोज कहा जाता है। सुक्रोज में यानी कि उसका फार्मूला होता है C12H22O11 होता है, यही उसका फार्मूला होता है। और इसके इसी से टूट कर वह ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाते हैं। फ्रक्टोज मीठा का स्वाद का एहसास दिलाता है। और जबकि एक सैकरीन है जो कि काफ़ी ज़्यादा वह चीनी से भी लगभग बहुत ज़्यादा 500 गुना ज़्यादा मीठा होता है, जो कि कहीं ना कहीं वो आपको शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने का कारण नहीं करती है, जिसके कारण आपको डायबिटीज यानी कि चीनी का बीमारी आपको नहीं होता है। तो ये चीज़ याद रखना होगा। शक्कर के किण्वन से संबंधित वह इथाइल एल्कोहल ही आपको बनता है। इथाइल एल्कोहल यानी हमने आपको वो बताया शराब के बारे में। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा पसंद लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से कम समय में हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में साइंस वाला में। तो जय हिंद।